आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। हज के सफर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस मुबारक सफर पर जाने वाले आजमीन की टीकाकारी और दवा पिलाने का काम भी शुरू हो गया है। 27 अगस्त को मक्का के लिए हिंदुस्तानी आजमीन की पहली उड़ान मुमकिन है। हरम शरीफ की तौसी की वजह से पिछले साल हिंदुस्तान के हज कोटे में 20% की कटौती की गई है। इस साल कुल 1,36,000 लोग हज के लिए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी और सऊदी हुकूमत आजमीन हज की सहूलियत के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं, लेकिन हर साल हाजियों को कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी फ्लाइट में देरी होती है तो कभी सामान के खुदबुर्द होने से हाजियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मक्का मदीना में भी हिंदुस्तानी हाजियों को रिहाइश की परेशानियां होती रही हैं। इस बार हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने हिंदुस्तानी हाजियों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार हिंदुस्तानी आजमीन हज तमाम तरह की परेशानियों से मुबर्रा होकर हज मुकम्मल कर सकेंगे। इस मौजू पर बहस में शिरकत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर परवेज मियां, मरकजी हज कमेटी के साबिक चेयरमैन सलामतुल्लाह साहब, मरकजी हज कमेटी के साबिक CEO शबी अहमद साहब। आप सभी का आलमी स्टूडियो में खैर मकदम है। साथ ही हमारे साथ मरकजी हज कमेटी के रुकन अब्दुल हक साहब पटना से शामिल होंगे और भोपाल से हिंदुस्तान के कौंसल जनरल सऊदी अरब में रह चुके फैज अहमद किदवई साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। आप सभी का खैर मकदम है। तो नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं खुली बहस। पूरे मुल्क से आजमीन हज के जाने का सिलसिला शुरू होने वाला है। 27 अगस्त को दिल्ली से हज की पहली फ्लाइट रवाना होगी और यह सिलसिला करीब 20 दिन तक चलेगा। पूरे मुल्क से इस साल हज कमेटी के जरिए 1 लाख जबकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए 36,000 आजमीन फरीज़े हज अदा करेंगे। हरम मक्का में तौसी के काम की वजह से गुज़िश्ता बरस सभी ममालिक का कोटा 20% कम कर दिया गया था। कोटा 3 साल के लिए कम किया गया था, जिसकी वजह से काफी तादाद में हज का इरादा करने वाले आजमीन हज को मायूसी हाथ लगी। खासकर दिल्ली से करीब 8,000 दरखास्तें मिली थीं, जबकि सिर्फ 1,500 अर्जी गुजारों को ही कुर्रा के जरिए मुंतखब किया गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति को लिखी थी, वहां से हमें 16 सीटें राष्ट्रपति साहब के यहाँ से आई हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि एक खास स्टेट को क्यों इतनी सीटें दी। उसके बाद हमारा जो था 26 सीटें हमारी वाइस प्रेसिडेंट साहब के यहाँ से आई हैं और 12 सीटें हमारी जो है महरम केसेस की हैं, जो हमारी ख्वातीन नहीं भर पाई थी या नहीं जा पा रही थी, तो वो अपने भाई, बेटे या खाविन के साथ जा सकते हैं। वो 12 सीटें हैं। 46 सीटें 2 बार क्लियर हुई हैं वेटिंग की। हरम मक्का की तौसी होने की वजह से हरम के आसपास भी तरक्कियात के काफी काम हुए हैं और बड़े बड़े होटल बन गए हैं, जिसकी वजह से हरम के आसपास के इलाकों में होटलों के किरायों में इजाफा हो गया है, जिसमें हर साल बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से हज कमेटी ऑफ इंडिया हर साल हाजियों से ज्यादा पैसे वसूल कर रही है। हाजियों को हर साल कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तो ये कि वहाँ पर हज कमेटी के जरिए हाजियों की रहनुमाई के लिए कोई इंतजाम न होना और होटल में सहूलियात का फुकदान। सिलेंडर लेगा वो पैसे नहीं देगा, जो सेकंड लेगा वो पैसे देगा। हमने पहला ही सिलेंडर लिया और 5 चक्कर लगाने के बाद वो सिलेंडर हम खुद लेके आए। जब तक पहले ले नहीं लिए, जब तक सिलेंडर नहीं पहुंचा। और सुबह से सफाई के लिए कहो तो वो कहता मेरे कमरे में सफाई करना मेरी जिम्मेवारी नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि इस साल जिन इमारतों को किराए पर लिया गया है, उनमें किस तरह की सहूलियात मुहैया कराई गई हैं। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। जैसा कि हमने बताया कि 27 तारीख से पहली हज की फ्लाइट रवाना होगी सऊदी अरब के लिए। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। सऊदी अरब के हवाले से बात करें तो वहां भी सारी तैयारियां हो गई हैं और यहाँ पे हिंदुस्तान की जो मरकजी हज कमेटी है उसने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सारे लोग अब इस बात के लिए तैयार हैं कि हज का सफर 27 तारीख से शुरू होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन परवेज मियां साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारियां हज कमेटी के लोगों ने इस बार हाजियों के लिए की है। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आलमी सहारा का कि जिन्होंने यहाँ मौका दिया और वक्त वक्त पर ये सारा मैसेज आम लोगों को और हाजियों को जाता है जो 2014 के लिए जिनकी लब्बैक हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये जानते हैं कि दिल्ली जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एम्बार्केशन पॉइंट है, तो यहाँ पर हाजियों की तादाद 20 से 22 हजार रहती है
और एक हाजी के साथ 2-3 बस के लोग, एक बस के लोग होते हैं, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पर 2 जगह इंतजामात होते हैं, एक हज मंजिल के आसपास जहाँ हाजी आके 2 दिन पहले रुकता है, वहाँ दरगाह फैजलाई में भी कैंप लगाना पड़ता है और हमें रामलीला ग्राउंड में भी कैंप लगाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से बसों से हम एयरपोर्ट ले जाते हैं, वहाँ का भी अलग एजेंसीज हैं, वहाँ पर भी आप जानते हैं वहाँ की ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, CISF, कस्टम, FRRO, जितना वहाँ महकमे और GMR, ये सब मिलकर वो काम करते हैं। तो हमने सबसे पहले दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट नहीं है, LG साहब से गुजारिश करके एक मीटिंग रखवाई थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने सारे एजेंसीज को सेक्रेटरीट ITO पर बुलाया था। वो यहाँ जो दरगाह फैजलाई हज मंजिल के आसपास का इंतजाम था वो सब हमने मुकम्मल करा 48 एजेंसियों के साथ। उसके बाद अभी हमारी 12 तारीख को दूसरी मीटिंग एयरपोर्ट पर हुई है, जहाँ पर पंकज वसीम साहब और JMR साहब के लोग थे। यानी आप जो अभी तक इंतजामात हुए हैं उससे आप मुतमईन हैं। हमारे साथ फैज किदवई साहब भी मौजूद हैं। वो अभी चंद माह कबल तक जद्दा में कौंसल जनरल थे और 2014 के हज की जो तैयारियां थी काफी हद तक वो पूरी करवा के आए हैं। अभी जाहिर सी बात है वहां पे दूसरे कौंसल हज हैं, कौंसल जनरल हैं मुबारक साहब, लेकिन फैज अहमद किदवई साहब के आने से पहले काफी हद तक हज का 2014 के हज का इंतजामात हो चुका था। हम भोपाल चलते हैं, फैज किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैज किदवई से जानने की कोशिश करते हैं किस तरह के इंतजामात इस बार हिंदुस्तानी कौंसल खाना ने हज कमेटी के साथ मिलकर के हिंदुस्तानी हाजियों के लिए किया है। फैज साहब से हमारा अभी राब्ता नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में 2 हज़रात ऐसे मौजूद हैं जिन लोगों ने हज को काफी करीब से देखा है। एक सलामतुल्लाह साहब, दूसरे शबी साहब। सलामतुल्लाह साहब काफी वक्त तक हज कमेटी से जुड़े रहे, हज कमेटी के चेयरमैन भी रहे और हज कमेटी के पहले मेंबर भी रहे और काफी लंबे वक्त तक हज कमेटी और हज के जो काम करने का तरीका है हज कमेटी का, उसको इन्होंने देखा। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सलामतुल्लाह साहब, आप हज कमेटी में रहे तब भी और हज कमेटी में नहीं रहे तब भी, आप हज के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े रहे, क्या आप हिंदुस्तान के हाजियों का जो इंतजामात वहां पे होता है उससे मुतमईन है? देखिए, मैं मुतमईन तो बिल्कुल नहीं हूं। अपने टेन्योर में भी मैं मुतमईन नहीं था और आज भी मुतमईन नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि वहां की जो प्लानिंग है वो प्योरली और टोटली फॉरेन मिनिस्ट्री के हाथ में है जी, और कौंसिल खाना और एम्बेसी के पास है जी, और हाजी का असली हज वही है जी, और हाजी की शुरुआत जो वहां मकानों से लेके है, आज तक उस मकानों को लेके भारत सरकार, हिंदुस्तान की हज कमेटी कोई भी कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं बना पाई है, जो कि एक बहुत अहम चीज है, प्राइमरी चीज है हज के लिए। उसकी पॉलिसी बनना, उसकी एक परमानेंट सॉल्यूशन करना एक अहम काम है, जिसपे ना तो वजारत खारजा और उनके अफसरान, ना ही हज कमेटी ऑफ इंडिया ध्यान दे रही है, जिसपे बहुत ही जरूरी है, जिस चीज का बेसिक चीज वही। यानी आपको ये लगता है कि जो हज की रिहाइश है वहां पे, जिस तरह के मकानात वहां पे लिए जाते हैं, उनको लेकर के अभी भी और काम करने की जरूरत है। फैज किदवई साहब से राब्ता हो गया है, फैज साहब के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो बात सलामतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि हाजियों को रहने का जो इंतजाम वहां पे किया जाता है वो बिल्कुल तशफ़ी बख्श नहीं है और उस पर और काम करने की जरूरत है। मुझे याद है जब मैं वहां सऊदी अरब में होता था और आपसे बातचीत होती थी तो आपने एक चीज प्रपोज की थी कि एक हज कॉम्प्लेक्स बनाया जाए और हिंदुस्तान के हाजियों के लिए एक अपना सेपरेट हज एकोमोडेशन का प्लान आपने प्रपोज किया था। फैज किदवई साहब, आपसे जानना चाहेंगे आने से पहले किस तरह की तैयारी आपने की है हिंदुस्तानी हाजियों के लिए, और ये जो हज का जो एकोमोडेशन का प्लान था वो किस मरहले पे है? हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी थी इस साल के हज के लिए, जिसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो एक हाई पावर्ड कमेटी होती है जिसमें रेट्स तय होते हैं कि किस रेट पे बिल्डिंगें ली जाएंगी। उसकी मीटिंग हो चुकी थी और बिल्डिंगों के हम जो एडवर्टाइजमेंट जारी करते हैं जिसमें से बिल्डिंग मालिकों के जो एप्लीकेशंस आती हैं वो भी आ चुके थे। जी जी, उनका काम शुरू हो गया है। अब जहां तक जो सलामतुल्लाह साहब ने जो मुद्दा उठाया है जी, वो बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये हर साल दर साल रिपीट होता है और तकरीबन 400 से 600 बिल्डिंगें जो हैं वो किराए पे ली जाती हैं हर साल।
اب یہ 400 سے 600 بلڈنگیں ساری ایک طرح کی تو ہو نہیں سکتی ہیں. بالکل. یہ بہت مختلف بلڈنگیں ہوتی ہیں, کچھ بہت اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں, کچھ کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے. اسی کو لے کر کے لوگوں میں جو ہم لوگ جو لوگوں کا غصہ دیکھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ پیسے انہوں نے ایک ہی دیے ہیں, لیکن کسی کو بہت اچھی رہائش مل گئی ہے, کسی کو اتنی اچھی رہائش نہیں ملی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے ایک پیشکش میں نے کی تھی کہ ہم لوگ کیوں نہ لانگ ٹرم اکوموڈیشن کے بارے میں سوچیں, جس میں ہم کچھ ریئل اسٹیٹ والے لوگوں سے کہیں کہ وہ ہمارے حساب سے جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے حساب سے بلڈنگیں تیار کریں اور ہم ان سے 20, 25, 30 سال کے لیے ان کو کرائے پہ لیں. یہ اس کی شروعات کی گئی تھی, میں نے منسٹری کو پرپوزل بھی بھیجا تھا ایک جی, اور جو سپریم کورٹ نے بھی ایک جو وہاں معاملہ چل رہا تھا اس میں بھی ایک ججمنٹ دیا ہے کہ اس پر آگے کام ہونا چاہیے, اور ایک کمیٹی بھی اس سلسلے میں بنائی گئی تھی. جب تک میں وہاں تھا وہ کمیٹی آئی تھی, انہوں نے ایک بار وزٹ بھی کیا ہے جی, ایک بار دیکھا بھی ہے اور ہم سے بات بھی کی ہے, لیکن میرے خیال سے اس پورے مسئلے کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے حاجیوں کے لیے کچھ ایسے انتظام وہاں کریں جو پختہ ہوں, جو سال در سال جن کو بدلنا نہ پڑے. فیض صاحب, آپ نے بہت اہم بات کی کہ کچھ پختہ انتظام ہونا چاہیے ہندوستان کے حاجیوں کی رہائش کے لیے, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ایک ایکوموڈیشن کا کمپلیکس بنایا جائے, لیکن یہ صورتحال دوسرے ملکوں کا تو نہیں ہے. دوسرے ملک چاہے وہ پاکستان کی بات کر لیں جہاں سے بہت زیادہ حاجی آتے ہیں, انڈونیشیا کی بات کر لیں, اور ہندوستان, یہ 3 ملک ہیں جہاں سے سب سے زیادہ حجاج جاتے ہیں. لیکن ہندوستان نے ضرور پروپوز کیا ہے, آپ جو وہاں پہ تھے, کہ ایکوموڈیشن پرماننٹ کیا جائے, لیکن اور دوسرے ملکوں نے نہیں کیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جو پروپوزل ہے وہ پریکٹیکل ہے, پہلی بات, اور دوسری بات یہ کہ جب تک یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کیا ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور حاجیوں کی جو شکایت ہے اس کو سنتے رہیں گے؟ دیکھیے, اس میں کوئی قانونی روک نہیں ہے جی, بات صرف اتنی ہے کہ آپ جب ہر سال بلڈنگ لیتے ہیں تو آپ 1 سال کا 1 سیزن کا اگریمنٹ کرتے ہیں. اب اگر آپ کسی سے یہ اگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم 10 سال کے لیے بلڈنگ لے رہے ہیں آپ کی جی, آپ کی صرف قانونی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حج کمیٹی کو جو آپ اگریمنٹ, وہاں کے مؤسسہ کو جو آپ حج منسٹری کو جو اگریمنٹ دیتے ہیں جی, وہ اس سال کا دیتے ہیں. وہ آپ کا ایک مختلف اگریمنٹ ہے جو آپ, اگر آپ نے کسی سے 10 سال کے لیے بلڈنگ لی ہے وہ ہر سال وہ کاغذ آپ نے جمع کر دیا, لیکن آپ کا 10 سال کا اگریمنٹ چلتا رہے گا جی. اس کا ہم نے وہاں پر جو کچھ ہمارے ایک لا فرم ہے اور بھی جو وہاں کی میونسپلٹی ہے, اور ایک میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو مکہ میونسپلٹی ہے جی, انہوں نے ایک الگ سے ایک کمپنی بنائی ہے جس کا نام ہے البلد الامین. اوکے, وہ ایک طرح سے اس میں وہاں کی حکومت کا شہر بھی ہے. وہ کمیٹی مکہ شہر کا کافی زیادہ ری ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, اور کچھ انہوں نے زمینیں بھی ایکوائر کی ہیں. ان زمینوں پر وہ بلڈنگ بنانے جا رہے ہیں, اور کچھ بہت اچھے ایریاز ہیں جیسے شراشف کا ایریا ہے جو حرم سے مشکل سے 500-600 میٹر کی دوری پر ہے. اب وہ بلڈنگ بنا رہے ہیں, ہماری ان سے میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور یہ جو سپریم کورٹ والی کمیٹی تھی اس کی بھی ہم نے میٹنگ کرائی ان سے. وہ تیار ہیں, اور اس میں ایک وہاں کی حکومت کی مہر بھی ہے ایک طرح سے کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ آئیے, آپ سے ہم ایک 20-30 سال کا اگریمنٹ کرتے ہیں, آپ کے حساب سے ہم بلڈنگ بناتے ہیں, آپ اپنے حجاج کو وہاں رکھ سکتے ہیں. پر ان ساری مدوں پر ہماری حکومت کو بھی سوچنا ہوگا اور ان کو کچھ فیصلے لینے ہوں گے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. چلیے ہمارے ساتھ شبیر صاحب موجود ہیں جو حج کمیٹی کے سی او رہ چکے ہیں, سابق سی او ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو بات ابھی تک ہم لوگ کر رہے ہیں کہ حج میں عازمین حج کی رہائش کا مدعا بہت ٹیڑھا ہے, اور ہر سال ساری کوششوں کے باوجود آپ کو ایسے حجاج مل جائیں گے جن کا یہ کہنا ہوگا کہ حج میں بڑی بد انتظامی تھی اور ان کی رہائش گاہ اچھی نہیں تھی, ان کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان کو بہتر رہائش مل گئی اور ان کو اچھی جگہ نہیں مل پائی, چاہے وہ حرم سے ان کی دوری کا معاملہ ہو یا بلڈنگز میں جو فیسلٹیز ایمنیٹیز ہوتی ہیں ان کا معاملہ ہو. اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے شبیر صاحب؟ پیشہ صاحب, اصل میں عام طور پر ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے, یقین ہے جی کہ حج قیامت تک ہوتا رہے گا جی. تو یہ جو یقین ہے یہ عام طور پر ان سارے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ جو حج مینجمنٹ سے منسلک ہیں جی.
क्योंकि वो अलग फेथ के भी हो सकते हैं। तो मैंने ये महसूस किया है कि आमतौर पर जी हुकूमत और कॉन्सुलेट हो या एम्बेसी हो, वो सिर्फ एक ही हज के इंतजाम करते हैं, यानी जो अब हज आने वाला है जी 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 बस उसका इंतजाम करते हैं। लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, आगे की नहीं सोचते। आपको ताज्जुब होगा कि अब से 15 साल पहले हज करने के बाद 6 महीने तक बिल्कुल एक सस्पेंस हो जाता था, खामोशी हो जाती थी जी। अगला हज से 3 महीने पहले ही जागते थे, फिर हज कमेटी भी 3 महीने पहले ही जागती थी। जब ये चेयरमैन थे सलामतुल्लाह साहब और मैं सीईओ हज कमेटी था, तो हम लोगों ने ये पहली मर्तबा शुरू किया कि हज खत्म होते ही पहली हज कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी अगले हज की जी। तो काफी लोगों ने इसको बड़ी अजीब नजरों से भी देखा था। तो जब तक इस तासुर को कुव्वत नहीं मिलेगी, ताकत नहीं मिलेगी, हज कमेटी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो और उसमें जो दिक्कतें हो रही हैं हमारे आज़मीन हज को, महज इस वजह से होती हैं कि हम सिर्फ एक हज का इंतजाम कर रहे हैं, और उसमें एयर फेयर में भी हो रही हैं, एयर ट्रैवल में भी हो रही हैं, और रिहाइश में भी हो रही हैं। वो हर आदमी जो है वो सिर्फ उस वक्त कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है और उसमें कैसे अपने मफाद की निगहबानी की जा सकती है जी जी उस हिसाब से कर लेते हैं। एयर इंडिया को अपना मफाद नजर आता है, वो जो भी सब्सिडी उसकी डिसाइड हो जाए, जिससे आमतौर पर सब्सिडी की बात आपने उठाई है, बहुत पुराना मुद्दा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। हमेशा ये कहा जाता है कि एयर इंडिया अपना घाटा हज की सब्सिडी से पूरा करती है, हालांकि लोग ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन हज की जो सब्सिडी है उसके ऊपर भी बहुत सारी बातचीत होती रही है। हज सब्सिडी नहीं कहना चाहता, मैं उसे एयर इंडिया सब्सिडी कहना चाहता हूँ। जहां तक रिहाइश के ताल्लुक है, 1997 में हज कमेटी ने रेजोल्यूशन पास करके भेजा था जी। हम 4 या 5 लोग वहां मक्का गए थे और वहां 2 या 3 बिल्डिंग्स जो इस किस्म की थी जिसमें 2-2 हजार हिंदुस्तानी हाजी, 5-5 हजार हाजी अकोमोडेट किए जा सकते थे, और वहां वो लोग तैयार थे 10 साल के लिए लीज पर देने के। लेकिन मिनिस्ट्री ने कभी, गवर्नमेंट ने इस किस्म के किसी भी प्रपोजल पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं। देखिए यही बात फैज कदवाई साहब भी कह रहे हैं कि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लें तो चीजें बेहतर हो सकती है। जी इस्लाम सर, मैं पहले तो फैज कदवाई साहब को मुबारकबाद देता हूँ जी कि उन्होंने लॉन्ग टर्म स्पेस को सोचा जी और इतनी हिम्मत जुटाई कि उसको उन्होंने भारत सरकार को भेजा जी। ये चीज मैं भारत सरकार को पिछले 20 साल से बता रहा हूं जी। और उसमें जो फैज कदवाई साहब ने जो प्रपोजल भेजा है जी, मैंने उसको थोड़ा उससे अलग करके भेजा था और इनको सबको बताया था फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर कि आप हिंदुस्तानी गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट दोनों बैठ के सऊदी गवर्नमेंट से क्यों नहीं जगह मांगते हैं कि आप हमें जगह अलॉट कीजिए, अपनी जगह पे पैसे लीजिए। हम 100 साल 2 साल हम 10 साल 20 साल 30 साल की बात नहीं कर रहे। जैसे शबी साहब ने कहा कि हज कयामत तक है जी जी, हम नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ये 100 साल 200 साल जगह तो हमारी हो गई भाई, बिल्डिंग गिरेगी, बिल्डिंग रिपेयर होगी, हाजियों को परेशानी तो नहीं होगी। तो हमारा ये कहना है भारत सरकार से कि गवर्नमेंट लेवल पर सऊदी अरब से जगह खरीदी जाए, हरम के करीब खरीदी जाए, और क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है तो उसमें कोई भी कीमत हो इससे गुरेज नहीं करना चाहिए और उसको बना करके अपने हाजियों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं आपको ये गारंटी से वादा करता हूं और प्रूफ भी कर दूंगा कि 5 साल में उसकी कीमत फ्री हो जाएगी और वो बिल्डिंगें 200 साल तक फ्री रहेंगी। देखिए मैं इस बारे में वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बातचीत करेंगे हज सब्सिडी की और लॉन्ग टर्म हज प्लान की जो बात सलामतुल्लाह साहब फैज साहब कह रहे हैं उसमें मोहम्मद मियां साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। लेते हैं ब्रेक। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक कोशिश करते रहो जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। विवेकानंद की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले राजस्थान के उद्यमियों को सम्मानित करेगा देश का
सबसे बड़ा रीजनल MSME अवार्ड समय उद्यमी 2014 जल्द आ रहा है राजस्थान में। प्रेजेंटेड बाय तिरंगा प्रीमियम अगरबत्ती, देश की खुशबू। एसोसिएट स्पॉन्सर एक्वासॉफ्ट RO एंड वाटर प्यूरिफायर, बूंद बूंद में विश्वास। को एसोसिएट स्पॉन्सर ICL ग्रुप, योर करियर विद इमेज। नॉलेज पार्टनर NSIC, इंडस्ट्री पार्टनर BSE SME, प्रिंट पार्टनर राष्ट्रीय सहारा, प्रिंट पार्टनर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय, अ माइडिया 100 इनिशिएटिव। आनंद शॉपी आपके लिए लाए हैं डायनेमो पेन कैमरा। ये सिर्फ एक नॉर्मल पेन नहीं है, ये है एक रिकॉर्डिंग डिवाइस जिसमें है 3.2 मेगापिक्सेल्स का कैमरा। डायनेमो पेन कैमरा बना है टॉप क्वालिटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी से। ये है 5-in-1 क्योंकि इसमें है कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, पेन ड्राइव और एक स्टाइलिश राइटिंग पेन। बस इसे लगाइए और बन जाइए 007 जेम्स बॉन्ड। इस छोटे से पेन में लगा है कैमरा और इसमें है वन टच रिकॉर्डिंग फंक्शन जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और वो भी क्लियर वॉइस के साथ, और साथ में आप स्टिल फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें है 32 GB कार्ड सपोर्ट और इसे आप बड़ी ही आसानी से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करके वीडियो देख भी सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। डायनेमो पेन कैमरा के रिकॉर्डेड वीडियोस और फोटोज को आप अपने आईफोन, आईपैड और एंड्रॉइड मोबाइल फोन में भी देख सकते हैं। अगर कहीं डाउट हो, ब्लैकमेलिंग हो, चीटिंग हो, तो ना तो डरने की जरूरत है और ना ही हाथ पर हाथ रख कर बैठने की। ऐसे समय में आपका सिर्फ एक ही साथी है, डायनेमो पेन कैमरा। इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, लेक्चर हो, सेमिनार हो या आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हो, आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हो, हमेशा अपने साथ रख सकते हो। अब कोई भी आपको कमिटमेंट दे के मुकर नहीं सकता है। अब चाहे इसे फन के लिए यूज करें, डिफेंस के लिए यूज करें, प्रोटेक्शन के लिए यूज करें या प्रोटेस्ट करने के लिए यूज करें, यकीन मानिए डायनेमो पेन कैमरा एक इतना इम्पोर्टेंट गैजेट है कि आपकी पूरी लाइफ में कुछ ऐसा समय या पल आएगा जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसे हमेशा साथ रखें क्योंकि वक्त कभी बता कर नहीं आता। 500 रियाल में मिलने वाला ये पेन कैमरा के लिए मात्र 280 रियाल में डायनेमो पेन कैमरा के साथ हम आपको देते हैं लाइफ टाइम सर्विस वारंटी। जी हाँ, लाइफ टाइम सर्विस वारंटी जो आपको किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं मिलेगी। ऐसे एक्सक्लूसिव ऑफर्स आपको मिलते हैं सिर्फ आनंद शॉपी में। लेकिन रुकिए, डायनेमो पेन कैमरा के साथ हम आपको देते हैं 8 GB मेमोरी कार्ड बिल्कुल फ्री। ये कोई ब्लैंक मेमोरी कार्ड नहीं है, इस मेमोरी कार्ड में है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको डाउनलोड करने के बाद डायनेमो पेन कैमरा की रिकॉर्डेड वीडियो आप देख पाएंगे अपने एंड्रॉइड मोबाइल में। तो अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे मिस कॉल कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे जल्दी ही संपर्क करेंगे। ये ऑर्डर आप आ सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए HDFC बैंक अकाउंट नंबर है 50100049000213 50100049000213। ऑर्डर नाउ। आनंद शॉपी आपके लिए लाए हैं डायनेमो पेन कैमरा। ये सिर्फ एक नॉर्मल पेन नहीं है, ये है एक रिकॉर्डिंग डिवाइस जिसमें है 3.2 मेगापिक्सेल्स का कैमरा। डायनेमो पेन कैमरा बना है टॉप क्वालिटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी से। ये है 5-in-1 क्योंकि इसमें है कैमरा, वीडियो रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, पेन ड्राइव और एक स्टाइलिश राइटिंग पेन। बस इसे लगाइए और बन जाइए 007 जेम्स बॉन्ड। इस छोटे से पेन में लगा है कैमरा और इसमें है वन टच रिकॉर्डिंग फंक्शन जिससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और वो भी क्लियर वॉइस के साथ, और साथ में आप स्टिल फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। इसमें है 32 GB कार्ड सपोर्ट और इसे आप बड़ी ही आसानी से अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करके वीडियो देख भी सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। डायनेमो पेन कैमरा के रिकॉर्डेड वीडियोस और फोटोज को आप अपने आईफोन, आईपैड और एंड्रॉइड मोबाइल फोन में भी देख सकते हैं। अगर कहीं डाउट हो, ब्लैकमेलिंग हो, चीटिंग हो, तो ना तो डरने की जरूरत है और ना ही हाथ पर हाथ रख कर बैठने की। ऐसे समय में आपका सिर्फ एक ही साथी है, डायनेमो पेन कैमरा। 500
रियाल में मिलने वाला ये पेन कैमरा के लिए मात्र 280 रियाल में डायनेमो पेन कैमरा के साथ हम आपको देते हैं लाइफ टाइम सर्विस वारंटी। जी हाँ, लाइफ टाइम सर्विस वारंटी जो आपको किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं मिलेगी। ऐसे एक्सक्लूसिव ऑफर्स आपको मिलते हैं सिर्फ आनंद शॉपी में। लेकिन रुकिए, डायनेमो पेन कैमरा के साथ हम आपको देते हैं 1 GB मेमोरी कार्ड बिल्कुल फ्री। ये कोई ब्लैंक मेमोरी कार्ड नहीं है। इस मेमोरी कार्ड में है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको डाउनलोड करने के बाद डायनेमो पेन कैमरा के रिकॉर्डेड वीडियो आप देख पाएंगे अपने एंड्रॉइड मोबाइल में। तो अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे मिस्ड कॉल कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे जल्दी ही संपर्क करेंगे। ये ऑर्डर आप आ सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए HDFC बैंक अकाउंट नंबर है 501004900213। So order now. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के हाजियों का जो इंतजामात होता है सऊदी अरब में और यहाँ से जिसकी शुरुआत होती है उसको किस तरह से बेहतर किया जा सके। क्या ऐसा होता है कि हर साल हाजियों को शिकायत होती है। यहाँ पे सलामतुल्लाह साहब बैठे हैं, साबिक चेयरमैन हज कमेटी। वो कह रहे हैं जब तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी इसको दूर करना मुश्किल है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात फैज किदवई साहब जब थे वहां पर काउंसिलर उन्होंने भी की, और अभी जब बात हो रही थी तो शबी साहब भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हज तो ताक़यामत रहना है, इसके लिए हम लोगों को पूरे तौर पर प्लानिंग करनी चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो अगले साल नहीं हो, तो सिर्फ 1 साल की प्लानिंग क्यों। इस बीच परवेज मियां साहब जो दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी परवेज साहब। देखिए, मैं जनाब सलामतुल्लाह साहब से, शबी साहब और फैज अहमद किदवाई साहब से इत्तेफाक करता हूं। और सबसे पहले तो मैं फैज अहमद किदवाई साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन हालात में भी आपने 2007 से मैं देख रहा हूं काम करने का मौका मिल रहा है जी, बहुत तसल्ली बख्श और बहुत अच्छा काम चल रहा है। बहुत कम शिकायतें मिली हैं जी। मैं खुद यहाँ पर यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सब हम लोगों को शिकायतें मिलती हैं, लेकिन शिकायतें बहुत कम है। जो पहले शिकायतें मिला करती थी बहुत कम है। अब रहा ये कि परमानेंट या लॉन्ग टर्म, तो उसकी तरफ इशारा पार्लियामेंट एनेक्सी में सुषमा स्वराज ने क्या, हम कोई भीख नहीं मांग रहे सऊदी अरब से, हम तो अपनी रुबादे मांग रहे हैं। जो हमारे वहाँ नवाब टोंक, नवाब हैदराबाद, सिंध, इन्होंने जो वहाँ जगहें बनाई थी, जो जगहें हमारी वहाँ है जो तोड़ दी गई हैं, उन जगहों के बदले में हमें जगह चाहिए और जो उन्हें लेना है वो ले लें। चलिए, उससे एक वाहिद हल है उसका। लेकिन ये बताइए परवेज मियां साहब, जो हम लोग हज के एकोमोडेशन की बात करते हैं, हज के इंतजाम की बात करते हैं, शिकायत बहुत होती है। और मैं बहुत सफाई से एक बात कहूं कि हज में करप्शन को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में बातचीत होती है। आप लोग लाख दावे करें आप हों, लेकिन ये बिल्कुल आया है और सारे लोग इस बात को मानते हैं कि हज का जो ऑपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं बदनुवानी है, करप्शन है। कैसे आप लोग इस बात को सुनते हैं कि हज में लोग ये कहते हैं कि हाजियों के पैसे के साथ भी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये हम लोगों कम से कम मैं जाती तौर पे 20-22 साल से सुन रहा हूं। ऐसा क्या किया जाए कि जो करप्शन हज में है इसको दूर किया जा सके। मैंने आपको अभी बताया सिर्फ सॉल्यूशन है करप्शन टोटल एलिमिनेट हो जाएगा जब आप अपनी बिल्डिंग अपने आप बना लेंगे, फिर आपको न किराया देना है। मैं जानना चाह रहा हूँ परवेज मियां साहब से, जो कि अभी हज कमेटी के चेयरमैन है दिल्ली के, कि क्या ये आप तस्लीम करते हैं कि बिल्डिंग के को लेने में किसी तरह की बदनवानी होती है, करप्शन होता है? इस बारे में मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं वहाँ जाता हूँ। मेरे से पहले सुनिए, मेरे से पहले लोग जाते थे, बिल्डिंग से सिलेक्शन टीम में जाते थे। अब हम लोग नहीं जाते, हमें पता नहीं है उसके बारे में, न मैं उस बहस में जाना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले जो इंतजामात में बदनजमी होती थी या करप्शन होता था, बहुत हद तक कम हुआ है। लेकिन हल वही है जो सलामतुल्लाह साहब कह रहे हैं। चलिए उसके लिए इस बात का जवाब ले लेते हैं फैज किदवई साहब से। फैज किदवई साहब, आप जब आए हैं हिंदुस्तान तो उससे पहले हज की बिल्डिंग को लेने का जो एक सिलसिला था, जो कवायद थी, वो शुरू हो चुकी थी और काफी बिल्डिंग शायद आपके जमाने में ले ली भी गई हो। तो क्या ये ऐसा क्या है कि हमेशा ये कहा जाता है कि बिल्डिंग की फरोख्त को लेने में, हायर करने में करप्शन होता है, पैसे चलते हैं, रुपए चलते हैं, लोग पैसा लेकर के बिल्डिंगें देते हैं और सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग होती है। एक दूसरी बात ये कहा जाता है कि जो पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं कि एक बिल्डिंग में अगर 12 स्क्वायर मीटर की एक बिल्डिंग है तो 4 हाजी रहेगा, उसमें ज्यादा हाजी रखे जाते हैं और इस तरह की बहुत सारी बात कही जाती है। किस तरह से जब तक बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है तब तक इसको ट्रांसपेरेंट किया जाए और जो उंगलियां उठती हैं हज कमेटी पे, कौंसिल खाने पे, इसको किस तरह से खामोश किया जाए? देखिए, उसका
طریقہ تو یہی ہے کہ جتنی زیادہ ہم ٹرانسپیرنسی رکھیں اپنے یہ تو سلامت صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہائرنگ میں جی جی اتنا بہتر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو سسٹم بن چکے ہیں، اور یہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں ہے، یہ اور بھی ملکوں کے لیے ہے، کہ وہاں پر زیادہ تر بلڈنگیں جو ہیں وہ کچھ ایسے لوگوں سے لی جاتی ہیں جو بیچ میں بلڈنگوں کا کام کرتے ہیں. ہاں، جن کو کہتے ہیں وہ جو مڈل مین، لوگوں سے کرائے پہ بلڈنگ لے لیتے ہیں، پھر وہ مڈل مین آپ کہہ لیں. اور یہ زیادہ تر انہی کنٹریوں کے انہی ملکوں کے ہوتے ہیں جن ملکوں جو ملک آپریٹ کرتے ہیں. جی جی. اب ان کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم سیدھے جو بلڈنگ مالک ہے اس سے بلڈنگ لیں اور اس سے ہم کام کرائیں. تو کوشش ہماری یہی رہی کہ ہم نے سیدھے بلڈنگ مالکوں سے جتنی زیادہ بلڈنگیں ہم لے سکیں تاکہ ان سے ہم کام کرائیں اور ٹرانسپیرنسی رکھیں. کیونکہ کہیں نہ کہیں بازار میں یہ بات پھیلا دی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے تھرو یا ان دلالوں کے تھرو نہیں جائیں گے تو آپ کی بلڈنگ نہیں لی جائے گی، جس کو توڑنے کی ہم نے پوری کوشش کی اور اس کو توڑا بھی. پر کہیں نہ کہیں یہ کوئی سسٹم کی بات نہیں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں فیض قدوئی صاحب کہ یہ حج میں جو دلالی کی بات ہوتی ہے کہ حج کی بلڈنگ کو لے کر کے یا دوسری سہولیت کو لے کر کے دلال ہیں جو مکے میں اس طرح کی چیز کرتے ہیں، ان کو کس طرح سے ختم کیا جائے یا بہت کم کیا جا سکے اور اس میں اور ٹرانسپیرنٹ ہو، تاکہ آپ لوگوں پہ جو انگلیاں اٹھتی ہیں کونسل خانے پہ، میں کسی شخص پہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک پورے سسٹم پہ، چاہے وہ حج کمیٹی کا سسٹم ہو چاہے وہ کونسلیٹ کا سسٹم ہو، وہ نہ ہو سکے. اس کا طریقہ یہی ہے. اب جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، جب میں پہنچا تھا تو اس میں ہم لوگ جس دن ایڈورٹائزمنٹ کرتے تھے دوسرے دن سے ہم اپلیکیشن لینا شروع کر دیتے تھے. بازار میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ ہم نے ایڈورٹائز کیا ہے، اور ہمارا سسٹم فرسٹ کم فرسٹ سرو کا ہوتا تھا. ہم نے کیا کہ ایڈورٹائزمنٹ کے بعد 15 دن کا وقفہ دے دیا کہ 15 دن بعد ہی ہم اپلیکیشن لیں گے، تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے اور جو لوگوں کی صحیح بلڈنگیں ہیں وہ لے کے آئیں. پھر دوسری چیز یہ کہ ہم نے کہ ایک آدمی سے ایک دن میں اتنی ہی اپلیکیشن لیں گے، ورنہ ہوتا کیا تھا کہ ایک آدمی آیا اس نے 200 اپلیکیشنیں دے دی اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے ہماری ریکوائرمنٹ ہی ختم ہو جائے. تو وہ چیزیں ختم کی ہیں کافی حد تک کی، اور اس سے آپ پرویز میاں صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں وہاں بیٹھے کہ پچھلے 3-4 سال میں اس میں کچھ سدھار ہوا ہے. میجرمنٹس میں ہم نے سدھار کیا ہے، اور خاص کر جو حج کمیٹی کی ٹیم آتی ہے وہاں پر اور ہماری جو ٹیم ہوتی ہے اس نے ایک ساتھ کام کر کے سارا سلیکشن کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں میں ہوں یا کوئی اور افسر ہے وہ ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر کام کر رہے ہوں، ضرور کریں گے، پر یہ کوئی پرماننٹ سلیوشن نہیں ہے. یہ بہت ہی آفیسر ڈیپینڈنٹ یا سسٹم ڈیپینڈنٹ ہے، اور جب تک سسٹم نہیں سدھرے گا یا کچھ ہم ایک پرماننٹ سلیوشن نہیں لائیں گے تب تک کی یہ شکایتیں آپ کو ملتی رہیں گی. چلیے جی شبیر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں کیا ہے کہ جو بلڈنگ سلیکشن ٹیم جاتی ہیں ہندوستان سے، چاہے وہ مرکزی حج کمیٹی کی ہوں چاہے اسٹیٹ حج کمیٹی کی ہوں، ان کا رول بڑا نیگلیجبل ہوتا ہے. بلڈنگ پہلے سے آئیڈینٹیفائڈ ہوتی ہے وہاں، بات تقریباً سب طے ہوتی ہیں. مرکزی حج کمیٹی کی ممبرس ہوں یا اسٹیٹ حج کمیٹی کے، اور یہی وجہ ہے کہ حج کمیٹی کے ارکان جو ہیں وہ کونسل خانے پہ دوش لگاتے ہیں، ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ ان لوگوں نے پرابلم کیا ہے کہ وہ مکے سے نابلد ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں. تو پھر اس قواعد کی ضرورت کیا ہے؟ ٹوپوگرافی کی سے انجان ہوتے ہیں، اور جو جان جاتا ہے اس کا کونسل خانہ مخالفت کرنے شروع کر دیتا ہے. جو وہاں کی ٹوپوگرافی سے واقف ہو جاتا ہے یا جس کو جانکاری ہو جاتی ہے اس کو وہ بہشکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمیں جو ہے جا کر صرف مکان دکھایا جاتا تھا کہ یہ مکان کا ناپ لیجئے، مطلب ایک کمرہ ناپ لیا کہ اس میں کتنے حاجی ہیں وہ ہم نے لکھ دیا. تو دیٹ از اے ویری نیگلیجبل رول، رادر سیکنڈری. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حج کمیٹی کی جو ٹیم جاتی ہے اس کی جانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے پہلے ساری چیزیں طے رہتی ہیں. تو سلامت صاحب یہ بتائیے پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ میں نے بتایا نا، ان کا مقصد یہ ہے کہ نہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جاتے ہیں کٹ لے کے آ جاتے ہیں. وزارت خارجہ کچھ حد تک ہندوستان کی عوام سے وہ الزام کونسل خانے سے ہٹا کے اس کو کم کرنا چاہتی ہے ان ٹیموں کو بھیج کر کے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ٹیمیں صرف ایک
जो बिल्डिंग की साइनिंग अथॉरिटी है कि साहब आपने बिल्डिंग पसंद कर ली, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि रिजेक्ट हो। भाई अगर काउंसिल खाना ये कह रहा है कि साहब हमने ये बिल्डिंग ली, आपके पैरामीटर में पूरी है, तो क्यों उसको रिजेक्ट करेगा? वो नहीं करेगा, वो उसको साइन करेगा जी। तो उसकी अहमियत वहीं तक रह जाती है और बहुत इंटेलिजेंटली वजारत खारजा के अफसरान इस बात को, इस बदनामी को दूर करने के लिए मैकेनिज्म रखते हैं जो बिल्कुल बेकार है और जीरो। यानी कि पूरे तौर पे जो जिम्मेदारी है बिल्डिंग सिलेक्शन की वो कौंसिल खाना पे पूरी 100%। फैज कुदवई साहब आप सुन रहे हैं, सलामत साहब और शबी साहब ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग सिलेक्शन टीम की कोई सुन रहा हूं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है और ये जिम्मेदारी उन पे पूरी ना आ जाए, उनको उस जिम्मेदारी से बचाने के लिए कि इल्जामात जो हैं वो बढ़ जाएं, ये पूरी कवायद की जाती है, ये मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाता है। क्या कहिएगा? देखिए, मेरा इस पे कहना यह है कि ये मैकेनिज्म जो है, मैंने इसके बारे में लिखा था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी जी जी कि इसमें या तो जवाबदारी एक की रखनी चाहिए जी, या कॉन्सुलेट की हो या हज कमेटी की हो जी। सही बात, क्योंकि ये जो जवाबदारी दो कंधों पर रहती है जी जी जी, उस पे ही ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि हम कहते हैं कि हज कमेटी ने बिल्डिंग का सिलेक्शन किया है, बिल्कुल हज कमेटी कहती है कि ये कॉन्सुलेट ने सिलेक्शन किया है जी जी जी। और जब तक कि एक आदमी पे जवाबदारी नहीं होगी तब तक कि ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक अभी जो सिस्टम है उसमें यह है कि बिल्डिंग हमने सेलेक्ट कर ली, हमने लिस्ट बना ली, फैज हज कमेटी की टीम सलामत कुछ कह रहे हैं। फैज मैं तुम्हें फिर मुबारकबाद देता हूं, तुमने फिर ये करेज करी कि गवर्नमेंट को लिखा कि ये जिम्मेदारी एक की होनी चाहिए। लेकिन तुम ये बखूबी जानते हो एज ए काउंसिल जनरल वहां पे कि सारा काम काउंसुलेट का अमला करता है। हज कमेटी के पास या यहां से गई हुई टीम के पास क्या अथॉरिटी है कि उसको रिजेक्ट कर दे? जब आप सर्टिफाई कर रहे हो, जो आप हिंदुस्तान गवर्नमेंट के नुमाइंदे हो, वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप कह रहे हो कि ये पैरामीटर है, तो उसके पास क्या जवाब है कि वो ये कि नहीं अलावा इसके उस फार्म पे साइन करे? इसी में कुछ शबी साहब भी कहना चाहते हैं। सलामत साहब, एक चीज तो जरूर हमने शुरू की थी। नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम सिस्टम को बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग द सिस्टम। आपने जाके 2 साल बहुत अच्छा काम किया। बात पे आ रहा हूँ, हमने आपने तो फैसला आपका हमने ये शुरू किया था कि अगर आपको कोई बिल्डिंग ठीक नहीं लग रही है, जी जी, आप कहते हैं कि ये बिल्डिंग सही नहीं है, तो उसको हम सेलेक्ट करने के बजाय उसको पेंडिंग कर देते थे। और जो भी काम उसमें बताए गए हैं, पहले क्या होता था कि बिल्डिंग जो एतराजात होते थे जी, काम बाद में होते थे जी जी। अब हमने उसको उल्टा कर दिया जी, कि आपने बिल्डिंग को पेंडिंग में डाल दिया, क्योंकि एक बिल्डिंग के कम से कम 1 मिलियन 2 मिलियन रियाल का पेमेंट होता है। इसको आप इस तरह से समझें कि 25 से 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए एक बिल्डिंग को आप देते हैं जी जी। तो हमने उसको पेंडिंग डाल दिया कि ये सारे काम आप कराएंगे, फिर बिल्डिंग लाएंगे, फिर हम इसको सर्टिफाई करेंगे कि ये सारे काम हो गए हैं, तभी हम आपसे अग्रीमेंट करेंगे। जी, शबी साहब ये चीज तो हमने की। फैज साहब, शबी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। साहब को तो मैं मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने बेहद काम करने की कोशिश की, अच्छे काम करने की कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हीं की रिपोर्ट पढ़ें जी, जो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भेजी है जी जी, पिछले हज के बाद जी, तो आप भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि हाजियों को किस किस्म की दिक्कतें एयर ट्रैवल में भी हुई हैं और वहां रिहाइश में भी। चलिए, कि खुद अपनी रिपोर्ट एयर ट्रैवल पे बात। लेकिन मैं 2012 में जब मैं हज पर गया था तो कुछ शिकायतें थी बिल्डिंगों में, मैंने डायरेक्ट मैसेज दिया इन्हें वहीं से मक्का से, तो आपने उसी टाइम उन बिल्डिंगों को नोटिस दिया ब्लैक लिस्टेड का कि हम आइंदा नेक्स्ट ईयर फिर आपसे डीलिंग नहीं करेंगे। ये बहुत चेंजिंग आई है, लेकिन उसके बाद भी जो मेरे दोनों साथी हैं सीनियर, चलिए बिल्डिंग के हवाले से तो ये बात हो गई, लेकिन उसके बाद जो एक दूसरा मरहला रहता है। नहीं, मैं फैसल जी बताइए। फैज बैठे हैं, मैं फिर इस फैज को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने करेज करके ये प्रपोजल भेजा है, और अब आपके टेलीविजन के माध्यम से, ना कि हिंदुस्तान की आवाम से बल्कि भारत सरकार से ये कहता हूं कि आप गवर्नमेंट लेवल पर बैठ के अपनी जमीन खरीदिए, अपने मकान बनाइए, और आपसे ये गुजारिश है कि आप अपने पेपर और टेलीविजन चैनल के अलावा भी आप अपने रसूख से इस चीज को आगे बढ़ाइए, ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए करप्शन
اور الزامات کا سلسلہ ختم ہو جائے. لیکن ایک اور چیز ہے کہ جہاں تک حاجیوں کے مکہ اور مدینہ میں رہائش کی بات ہے، اس کے علاوہ پھر ایک بات ہوتی ہے کہ جب عازمین حج جب مینا اور عرفات کا سفر کرتے ہیں تو وہاں بھی لے کر کافی باتیں ہوتی ہیں. اکثر یہ مانا گیا ہے اور دیکھا بھی گیا ہے کہ بہت سارے ہندوستانی حاجیوں کو جو کیمپ ملتے ہیں وہ مینا میں مزدلفہ کے آس پاس ملتے ہیں. مانا یہ جاتا ہے کہ حاجیوں کو 3 راتیں مینا میں گزارنی ہیں، اور جب ان کا کیمپ مزدلفہ میں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کو کافی خدشہ ہوتا ہے کہ میری حج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ کیسا انتظام ہے. تو کیا فیض صاحب اس بار کچھ ایسا ہوا تھا کہ ہندوستانی حاجی جو ہے مینا کی حد میں ہی رہیں، حدود جو مینا ہے اس کے باہر نہ جائیں؟ جی بالکل، ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ ہندوستان میرے خیال سے اکیلا ایک ملک ہوگا، کیونکہ جو مینا میں کیمپس کو بانٹنے کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے، مینا میں 2 باؤنڈری انہوں نے کری ہیں، ایک تو ٹریڈیشنل باؤنڈریز کہتے ہیں وہ، اور ایک جو نئی باؤنڈریز ہیں مینا کی. ہمارے جتنے حجاجوں کے کیمپ ہیں وہ سب ٹریڈیشنل باؤنڈری کے اندر ہی رہتے ہیں، جبکہ ان کا سسٹم 60-40 کا ہے. ہر ملک کے جتنے حاجی ہوں گے اس میں 60% حاجی وہ ٹریڈیشنل باؤنڈریز کے باہر رکھیں گے، اور 60% حاجی وہ ٹریڈیشنل باؤنڈریز کے اندر رکھیں گے. ہمارا ساؤتھ ایشین مؤسسہ سے ایک الگ سے اگریمنٹ ہے اس کے بارے میں، جس میں حج کمیٹی نے بھی سائن کیا ہے اس اگریمنٹ کو، کہ ہم لوگ اپنے حاجیوں کو انہی باؤنڈریز میں رکھتے ہیں. چلیے، ایک سوال اور ہے جو ہمیشہ ہندوستان کے حاجیوں کے لیے ایک دم سردرد بنا ہوا ہے اور ہمیشہ اس پہ بات چیت ہوتی ہے. سپریم کورٹ میں اس پہ پٹیشن بھی ڈالی گئی کہ ہندوستان کے حاجیوں کو کرائے کے طور پہ جتنا پیسہ دیا جاتا ہے وہ زیادہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں حاجیوں کے مدد کے طور پہ نہ دیکھ کر کے لوگ اسے ایئر انڈیا کی مدد کے طور پہ دیکھتے ہیں. سلامت اللہ صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے جو حج سبسڈی کا جو میٹر ہے، یہ جو کنٹروورسی ہے، یہ جو کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سچائی کیا ہے اس میں؟ سچائی بالکل سیدھا کرپشن ہے، اور کرپشن کی بنیاد پر یہ سبسڈی کا سلسلہ چلا ہے. مطلب میری آج تک یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو انٹرنیشنل ایویشن ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے وہ ایک کرایہ دلی جدہ یا انڈیا جدہ سیکٹر کا پرسکرائب کرتے ہیں، اور وہی ایئر لائنیں جو ان کی ممبر ہیں، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ ایئر انڈیا ہو یا انڈین ایئر لائنس ہو، وہ اسی کو 5 گنا 4 گنا چارج کرتے ہیں. ہمارے جو اتھارٹیز ہیں خاص طور سے ایئر انڈیا کی، وہ اس چیز کو کرتے ہوئے ایک تو بڑے ناک منہ چڑھاتے ہیں کہ وہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں پر کہ ان کو یہ پرووائڈ کروا رہے ہیں یا ان کو یہ اسسٹنس دے رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اس کا 5 گنا چارج کر کے جو اپنے گھاٹے ہیں ان گھاٹوں کو وہ کم کرتے ہیں ہمارے نام پر، اور بدنام یہ کرتے ہیں کہ ہم کو سبسڈی دی جا رہی ہے. وہی آپ کے جو ٹور آپریٹر ہیں وہی 25,000 میں آپ کو لے جاتے ہیں اسی حج میں، اور آپ کا وہی حج کمیٹی کا حاجی وہ 80,000 90,000 میں جاتا ہے. یہ کہاں کا انصاف؟ شفیع صاحب کیا کہیے گا؟ میری نظر میں تو پہلے خالی یہ ایئر انڈیا کی ایک کانسپریسی ہوتی تھی، لیکن اب اس میں سعودی ایئر لائنس بھی مل گئے ہیں. نہیں تو یہی سوال یہ اٹھتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ سعودی ایئر لائنس بھی اس میں مل گئی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم نے بدعنوانی وہاں تک پہنچا دی ہے. ہم نے کمیشن اور کٹ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ اب سعودی عربین ایئر لائنس کے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں، وہ بھی پیسہ لے رہے ہیں. وہیں سے شروع ہوا ہے، وہاں سے شروع کروایا گیا، یعنی کونسولیٹ سے. جی نہ کونسولیٹ مطلب کونسل خانہ امبیسی کا اسٹاف نے مل کے سعودیہ کے کانوں میں پڑھ کے یہ کروایا ہے. خود ان سے ڈائریکٹ بات ہوئی سعودی اتھارٹی. پہلے حاجی سے 12,000 لیا جاتا تھا حج کمیٹی، اب 18,000 لے رہی ہے حج کمیٹی. تو 6,000 حج کمیٹی نے بڑھایا، حاجی دے رہا ہے، عازمین حج دے رہا ہے. آپ 25 کہیں گے 25 بھی دے گا حاجی. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں 22,000 کرایہ ہوتا ہے، میں 25 بھی مان لوں تو ہمارا حاجی جو ہے وہ 25,000 بھی بغیر کسی دقت کے دے گا. یہ صرف ایئر انڈیا اپنی آمدنی کا ذریعہ بنائے رکھنے کے لیے سبسڈی کا تتمہ لگائے ہوئے. نہیں، ایئر انڈیا کے افسران یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حج سبسڈی کی جو بات ہے اس کے اوپر اتنی بات نہ بھی کریں تو یہ مانا جاتا ہے کہ حج کا ایک جہاز اگر یہاں سے سعودی عرب جاتا ہے تو حاجیوں کو لے کے جاتا ہے، لیکن جب وہاں سے واپس آتا ہے تو وہ خالی جہاز آتا ہے، اس کا خرچ اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہت اچھی بات کہی. میں نے یہ رائٹنگ میں 3 کانزیکیوٹیو وزیر اعظموں کو اس بات کا جواب دیا اور اس کے بعد وہ بغلیں جھانک گئے. اور آج آپ کے چینل سے دے رہا ہوں کہ آپ ورلڈ کی کوئی ایئر لائن اٹھا لیجئے، ورلڈ کی جو بیسٹ ایئر لائن ہو، چاہے وہ ایمریٹ ہو یا جو بھی آپ کہیے،
ان کا اگر سال بھر کا پے لوڈ دیکھیں گے تو وہ لیس دین 50% ہے، لیس دین 50%. اور یہ میرا چیلنج ہے. لیکن اس کے لیے سال بھر کا دیکھنا ہوگا. نہیں، میں وہی آ رہا ہوں آپ کو. سال بھر کا صاحب آپ کو یہاں پہ روکنا پڑے گا. وقت ہو گیا ہے بریک کا. بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سلامت اللہ صاحب اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ حج جو کی فلائٹ خالی آتی ہے اس کے پیچھے کیا جواز ہے اس کو یہ ایکسپلین کر رہے ہیں. لیکن وقت ہو گیا بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج رات 8 بجے سال کا سب سے بڑا کارنیول رن پریزنٹس سب کے انوکھے ایوارڈز پاورڈ بائی کولگیٹ میکسیمم کیویٹی پروٹیکشن اور ڈابر آملہ ہیئر آئل. آج رات 8 بجے صرف سب پر. ہولے ہولے سے کیسر کی بارشیں ڈوب چلی رنگ میں اس کے ہم ڈوب چلے. ومل میں ہے کشمیری کیسر جس کے سواد میں ڈوب رہے ہیں سب. ومل پان مسالہ، دانے دانے میں کیسر کا دم. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا ہمیشہ بڑا سوچو. ڈونلڈ ٹرمپ کی اسی سوچ کو حقیقت میں بدلنے والے راجستھان کے ادیمیوں کو سمانت کرے گا دیش کا سب سے بڑا ریجنل MSME ایوارڈ. سمے ادیمی 2014 جلد آ رہا ہے راجستھان میں. پریزنٹڈ بائی ترنگا پریمیم اگربتی، دیش کی خوشبو. ایسوسیٹ اسپانسر ایکوا سافٹ RO اینڈ واٹر پیوریفائر، بوند بوند میں وشواس. کو ایسوسیٹ اسپانسر ICL گروپ، یور کریئر ود امیج. نالج پارٹنر NSIC. انڈسٹری پارٹنر BSE SME. پرنٹ پارٹنر راشٹریہ سہارا. پرنٹ پارٹنر روزنامہ راشٹریہ سہارا. انٹرنیشنل ٹیلی کاسٹ پارٹنر عالمی سمے. مائیڈیا 100 انیشیٹو. ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ حج سبسڈی کا جو مسئلہ ہے جس کے اوپر مسلمانوں میں طرح طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اس کی سچائی کیا ہے. حج کمیٹی کے سابق چیئرمین سلامت اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کرپشن ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے ایئر انڈیا کو نقصان سے فائدے میں یا اس کا جو گھاٹا ہے وہ کم کرنے کی. اور اسی طرح کی بات شبی صاحب بھی کر رہے تھے. لیکن سلامت صاحب اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ بتائیے اس لیے کہ پورے معاشرے میں اس کو لے کے طرح طرح کی باتیں. تو میں جو کہہ رہا تھا آپ پورے دنیا کا اگر ایئر لائن کا چارٹ اٹھا کے دیکھیں جی سارے سال کا بزنس چارٹ جو ہے ان کے جو ٹوٹل پے لوڈ کیپیسٹی آتی ہے وہ لیس دین 50% ہے پورے سال میں جی. اور یہ 2 مہینے کا بزنس ہے جی. اس 2 مہینے میں اٹ از مور دین اینی ادر ایئر لائن بزنس ان جسٹ 2 months اٹ از 50%. تو وہ جو یہ کہہ رہا خالی آتے جاتے ہیں 50% ہی تو ہوا لوڈ اور وہ فل لوڈ ہے. باقی دنیا کی کسی ایئر لائن کا پورے سال کا لوڈ لیس دین 50%. تو پھر یہ ویئر آر دی لاسز. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے پھر مسلمانوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ حج کی سبسڈی ختم کر دی جائے تو پھر اس پہ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. میں نے تو آج مسلمان میں یہ بات نہیں مسلم تنظیموں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے. میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک سال جب ہم چیئرمین تھے جب ہماری یہ بحث اس بات پہ ہوئی اور ایئر انڈیا نے بڑے فورس سے یہ کہا رکھا کہ صاحب اس میں نقصان ہو رہا ہے. جب وزیر اعظم کو یہ بات بتائی گئی تو وزیر اعظم نے بے ساختہ کیبنٹ کا فیصلہ یہ کرا کہ یہ حج کا کام صرف ایئر انڈیا ہی کرے گی، کوئی اور ایئر لائن نہیں کرے گی اور IATA فیئر پہ کرے گی. یہ وزیر اعظم نرسمہا راؤ کا فیصلہ تھا اس وقت کا. جی جی. تو یہ مسلمان تو آج آپ اس سے کہیں 30,000 وہ دے گا، جا رہا ہے عمرے پہ جا رہا ہے. یعنی آپ کے خیال سے اگر حج کی سبسڈی ختم بھی کر دی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو واضح تو کریں گے سبسڈی ہے کیا. مسلمانوں کو سبسڈی کے نام پہ ذلیل کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جوتا ہمارا ہی سر. آج میں نے ہمیشہ یہ بات اٹھائی ہے پارلیمنٹ انیکسی میں ہر میٹنگ میں کہ اوپن ٹینڈر کیوں نہیں کرتے. اوپن ٹینڈر کیوں نہیں کرتے؟ حج کے سفر کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں. انٹرنیشنل ایویشن ٹرانسپورٹ اتھارٹی موجود ہے، وہ سارے کرائے پرسکرائب کرتی ہے. مجھے کون سی کس چیز کی ضرورت ہے؟ اور تینوں ممبر ہیں، انڈین ایئرلائنس بھی ممبر ہے، ایئر انڈیا بھی ممبر ہے، سعودیہ بھی ممبر ہے. تو مجھے کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ مسلمان مطلب صاحب حیثیت پر حج ہے، حج وہ کر رہا ہے
लेकिन अगर ये सब्सिडी हमें देना तो हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तान में रहते हुए हमारा हक बनता है और इनका फर्ज बनता है कॉस्ट टू कॉस्ट। चलिए एक सरकारी मौक़िफ़ वो भी जान लेते हैं। फैज किदवई साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि इस पे जो बातचीत हो रही है कि हज की सब्सिडी, इसकी क्या सच्चाई है, और जो बात सलामत साहब कह रही है कि 50% लोड रहता है सारी एयरलाइंस का, तो इसमें नया क्या है? फैज साहब देखिए, लोड की जहां तक वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हज की फ्लाइट्स में 90% से ज्यादा का लोड रहता है जी। लेकिन दूसरी बात वहाँ ये भी है कि फ्लाइट 2 चक्कर खाली करती है। और तीसरा मुद्दा ये है कि जो सामान हमारे हुज्जाज ले जाते हैं वो आपको नॉर्मल ट्रिप पे जो 25 किलो अलाउड है वो यहाँ 45 किलो होता है, तो उसका वेट बढ़ता है। अच्छा, मेरे सिर्फ इसमें 1-2 ऑब्जर्वेशंस हैं। हम लोग ओपन टेंडर कर रहे हैं, पिछले 4-5 साल से ओपन टेंडर हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ देसी की बात तो कह रहे हैं। परवेज साहब तो कह रहे हैं कि ओपन टेंडर नहीं हो रहा है। ओपन टेंडर हो, और परवेज साहब कह रहे हैं कि ओपन टेंडर नहीं हो रहा है। बैग इसका कहाँ इतना लोड जाते में आते हैं, और ये कह रहे हैं कि 40-45 के डेजिग्नेटेड एयरलाइन की जहाँ तक मसला है नहीं, वो हमारी शर्त नहीं है, वो वहाँ की जो जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन है सऊदी अरब की, उनका शर्त है कि ये डेजिग्नेटेड कैरियर्स ऑफ द 2 कंट्रीज आर ओनली अलाउड। इसलिए ये एक तरह का लिमिटेड टेंडर आप कह लें, पूरा ओपन नहीं होता। अब एक मुद्दा जो है वो ये बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी उसमें ये 10 साल में सब्सिडी को फेज आउट करने की बात की गई है। 10 साल, अब आप पिछले साल जैसे श्रीनगर का फेयर था, उस श्रीनगर का करीब 1.5 लाख रुपए का फेयर था जी। अगर आप अभी तो क्या मतलब है, क्या जवाब है? जज ने 18,000, बड़ा जुल्म है ये, कितना बड़ा जुल्म है? फैज भाई ये बताइए, बाकी पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब्सिडी में दिया। नहीं, फैज ये बताओ कि आप शायद अगर आप ये पूरा पैसा उस पर ट्रांसफर कर देंगे, फैज एक सवाल, तो हज कमेटी का हज बहुत महंगा हो जाएगा। फैज एक सवाल जी बिल्कुल, मैं आप ये बताओ, आप तो चार्टर पे नहीं आते जाते हो, आप जब भी हिंदुस्तान आए गए, शायद श्रीनगर भी एक आध बार कॉन्फ्रेंस में गए होंगे, अगर मैं हूँ, आप क्या किराया तय करते हो जे क्लास का जब आते जाते हो? एक अंदाजा आपको कुछ है कि 25,000, 50,000? जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी इस बात को उठाया कि दिल्ली का किराया सिर्फ 60,000 रुपए था। अब दिल्ली से अगर आप श्रीनगर तक जाते हैं तो एक रिटर्न ट्रिप आपको 15,000, 20,000 से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। तो फिर 1.5 लाख का क्या मतलब है? 80,000 भाई फैज, मेरा मकसद ये नहीं है कि 60,000 हज के दौरान आपको मालूम है प्राइवेट टूर ऑपरेटर भी जा रहे हैं, 50,000 यूनिट वो ले जा रहे हैं यहाँ से, और वो हाजी से वही फेयर 22,000, 28,000 रुपए ले रहे हैं। ये 60,000 का कौन सा जवाब है? और आपने जैसे आपने कहा कि भाई अगर आप एवरेज निकालें इस 2 महीने के चार्टर का, इट इज मोर देन 50%। तो कहां उनको 4 चक्कर में भी 50% का लोड आ गया? वो तो पेलोड तो 90% दिया जाता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं उसको अगर 2 खाली का भी जोड़ लें तो भी नुकसान नहीं है। इट इज द 50%। अगेन जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, जो आपको समझना चाहिए कि एनी एयरलाइन इन द वर्ल्ड doesn't carry whole of the year more than 50%. It is less than 50%. तो आपका तो ये एग्जैक्ट 50% होता है 2 महीने में। और कोई एयरलाइन, ये मेरा चैलेंज है इस चैनल के 2 महीने में इतना बड़ा बिजनेस कोई एयरलाइन करती हो, इतना बड़ा। हज के सफर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुबारक सफर पर जाने वाले आजमीन की टीकाकारी और दवा पिलाने का काम भी शुरू हो गया है। टीका और दवा पिलाने का यह सिलसिला आखिरी फ्लाइट तक जारी रहेगा। इस बार सदर जमहूरिया के कोटे के सबसे ज्यादा सीटें गुजरात को दी गई हैं। पूरे मामले पर पेश है एक रिपोर्ट। हर साल की तरह इस बार भी हज की तैयारियां पूरे हिंदुस्तान में मुकम्मल हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली की हज मंजिल में हाजियों की अच्छी सेहत के लिए टीका और दवा पिलाने का अमल भी शुरू हो गया है। हालांकि दिल्ली से 7 रियासतों के आजमीन को हज पर रवाना होने का इंतजाम होता है, लेकिन दिल्ली से तकरीबन 1300 जायरीन को ही हज पर जाने का मौका मिल रहा है। वीवीआईपी कोटे की ज्यादा सीटें भी गुजरात के हिस्से में चली गई हैं। उपराष्ट्रपति को लिखी थी, वहां से हमें 16 सीटें राष्ट्रपति साहब के यहाँ से आई हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि एक खास स्टेट को क्यों इतनी सीटें दी। उसके बाद हमारा जो था 26 सीटें हमारी वाइस प्रेसिडेंट साहब के यहाँ से आई हैं, और 12 सीटें हमारी जो है महरम केसेस की हैं, जो हमारी ख्वातीन नहीं भर पाई थी या नहीं जा पा रही थी, तो अपने
भाई बेटे या खाविन के साथ जा सकते हैं। 12 सीटें हैं, 46 सीटें 2 बार क्लियर हुई हैं वेटिंग की। हज मंजिल में मुनाकिदा टीकाकरी के प्रोग्राम में पहली बार पंजाब की MLA और पंजाब हज कमेटी की चेयरमैन फरजाना आलम के साथ चौधरी मतीन अहमद ने भी शिरकत की। फरजाना आलम ने पंजाबी आज़मीन हज के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया, मगर गुजरात को VVIP कोटे की ज्यादा सीटें दिए जाने पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। देखिए, इसके लिए इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। क्यों गई है, क्या बात है, हालात है, वक्त है, वो ही लोग जानते हैं। क्या दूसरी जानिब दिल्ली में हाजियों की खिदमत में दिन रात एक करने वाली NGO इससे खुश नहीं है। दिल्ली के साथ नाइंसाफी हो रही है और स्टेटों के साथ भी नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि जो राष्ट्रपति की जो सीटें हैं वो 50% से ऊपर जो है गुजरात को दी गई हैं, तो उसको खास तरीके से क्यों समझा जा रहा है। राष्ट्रपति जो है एक हिंदुस्तान का मालिक है, उसके लिए हर जगह जो है बराबर है, तो इस सीटों को बराबर तकसीम की जाती तो वो सबसे ज्यादा बेहतर। आपको बता दें कि इस साल हरम शरीफ में तामीराती काम के मद्देनजर हज के कोटे में 20% कमी की गई है। ऐसे में हिंदुस्तानी आज़मीन हज कोटे में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद को हज की सादत नसीब हो सके। आलमी समय के लिए शकील अहमद के साथ सैयद आफिफा। नाज़रीन, आपने अभी एक रिपोर्ट देखी, एक बहुत ज्यादा बात इस बात को भी लेके हो रही है कि गुजरात को जो कोटा है प्रेसिडेंट का उसमें से ज्यादा सीटें मिली है। ब्रीफली जानना चाहूंगा परवेज साहब, क्या वजह है? देखिए, मैं इस मैटर पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, सबके सामने साफ है। लिस्ट आई है, लिस्ट में 48 सीटें हैं, वो लिस्ट ये है, साफ नजर आ रही है। हर 2 के बाद गुजरात, हर 2 के बाद गुजरात। अब 100 में से अगर 48 सीटें गुजरात की निकल गई तो बाकी स्टेटें कहाँ जाएंगी? मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली से आप काम ले रहे हैं 7 स्टेटों का, और दिल्ली को कोई बेनिफिट या ज्यादा सहूलत नहीं दे रहे, तो क्यों? क्योंकि मैंने सुषमा स्वराज जी से भी कहा था कि हमारे साथ जो सबसे बड़ी नाइंसाफी है वो ये है कि जो ये हमें कोटा मिल रहा है 2001 की मर्दम शुमारी के हिसाब से मिल रहा है, 2011 की इम्प्लीमेंट कर दीजिए बस। शबीर साहब, एक चीज और है जो अभी पिछले साल से शायद कम हुई है कि हज डेलीगेशन को लेकर के बहुत बातचीत होती थी। बड़ा लंबा हज डेलीगेशन जाता था और एक आदमी के साथ एक फ्री जाते थे और वो वहां पे जाकर के कौंसल खाने के जो अमले हैं उनके ऊपर पूरे तरह से गालिब हो जाते थे। आज की सूरत हाल क्या है? नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद पहले भी दे चुका हूं और अब फिर देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर तवज्जो की और इस हज डेलीगेशन। लेकिन फिर से ये कोशिश हो रही है कि इसको बढ़ाया जाए। नहीं, वो तो वही लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिनकी पुरानी जो आरजुएं थी वो पूरी नहीं हुई थी, तो वो इस बहाने पूरी करना चाहते हैं कि अब सलाम साहब, क्या कहिएगा? ये जो हज डेलीगेशन को खत्म किया गया, उस पर भी राय मुख्तलिफ है। कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, इसमें चूंकि कुछ चुनिंदा लोग जाते थे, वो आकर के सरकार को बताते थे, रिपोर्ट जाती थी, तो उससे आइंदा साल जो हज का इंतजाम होता था उसको बेहतर किया जा सकता था। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, ये क्वेश्चन उनके सामने था ही नहीं। PTO का मामला था, लेकिन इन सब में चालाकी फिर अफसरों ने करी और हर फैसला अपने मतलब का सुप्रीम कोर्ट को बता के वो फैसला ले लिया। ये इसमें देखिए, चाहे 10 आदमी जाए, चाहे 20 आदमी जाए, अगर 25 करोड़ की, मैं इसके फेवर में हूं कि वो जाकर के वहां पे एक तरह से मुसीबत ही करते थे। कोई मुसीबत नहीं करते थे, किसी पे कोई मुसीबत नहीं होती थी। वो जाते थे, अपना हज करते थे। 60-70 करोड़ रुपए उनके ऊपर अकेले खर्च होते थे। सलामत साहब, वो 60 करोड़, भाई 25 करोड़ हम टैक्स भी तो देते हैं। अगर एक जगह हमारे ऊपर खर्च कर दें, नहीं, आप ये बताइए, 60 लोगों पे 60-70 करोड़ खर्च करना जरूरी है या उसी? मैं जो उसको देखिए, मैंने कहा था उस वक्त वजीर आजम से, मैंने कहा था कि आप उन्हें क्यों होटल में ठहराते हैं? जहाँ सारे हाजी ठहराते हैं वहाँ ठहराइए। ये बात है कि वो होता नहीं। मैंने सारी जरूर, लेकिन खादिम बन के जाए। जी, उसको डेलीगेशन का नाम क्यों दे रहे हैं? अब उनके ना जाने से ये फायदा हुआ है कि उसका फायदा जनरल पब्लिक को। मैं जो उसको सपोर्ट कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि वो जुडिशियसली मुमकिन नहीं था और 100-100, 150 तक तादाद पहुंचने लगी थी। जी, मेरी नॉलेज में ये तक आया है कि एक वजीर आजम साहब के बार भी चले गए थे। जी, जस्ट बिकॉज के ही हैपेंस टू नो द प्राइम मिनिस्टर। जी। तो हमने तो हमारी फ्लाइटों की टोटल स्ट्रेंथ पे मैंने वो प्रोपोर्शन दिया था कि आपकी अगर दिल्ली पूरे हिंदुस्तान से 60 फ्लाइटें जा रही हैं या 70 फ्लाइटें या 100 जा रही हैं, तो आप हर फ्लाइट में एक आदमी भेजिए
और वो जितने हाजी जा रहे हैं उस फ्लाइट में, उस फ्लाइट से उसी फ्लाइट तक वो उनके साथ रहे और देखभाल करें और कोऑर्डिनेट करें। ये हमने प्रपोजल दिया हुआ है। फैज कुरैशी साहब, मैं जानना चाह रहा हूं कि इस साल हिंदुस्तान के हाजियों के लिए कुछ दूसरी सहूलतें भी फराहम कराई जा रही हैं या बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आज से 10 साल पहले हज था? फैज साहब से हमारा राब्ता नहीं हो। मैं बता दूं, जो मीटिंग में तय हुआ है जी, आपके पार्लियामेंट नेक्स्ट की जो मीटिंग में है, आपके पहली बार ये हुआ है कि मदीना मुनव्वरा में 8 दिन सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना हाजियों को मुफ्त मिलेगा। जी, मुफ्त नहीं, उनसे चार्ज होगा, लेकिन फैसिलिटीज है कि भाई होटल पे या बाहर जाना तलाश नहीं करना पड़ेगा। वो भी बहुत मुनासिब रेट है और नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने इजाजत दिलाई है कि हम मक्के में भी ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ, जब हमारी गवर्नमेंट जो है अब मौजूदा सुषमा स्वराज जी ने खुद ही उन्होंने रुबात की बात कही है, तो मैं उनसे ये सब्सिडी वाली बात पर भी और रुबात वाली बात पर भी चाहूंगा कि जो उन्होंने कहा है उस पर वो अमल करें, जैसे उनके जज्बात हैं, जैसे उन्होंने बोला। नाज़रीन, अभी आप ये बहस देख रहे थे कि किस तरह से हिंदुस्तान के हाजियों के हज का जो पूरा फरीजा है वो अंजाम दिया जाता है, उसके इंतजाम किस तरह से होते हैं। एक बात बिल्कुल वजाहत के साथ यहाँ पे साफ हो गई है कि सारे लोगों का इस बात पे इत्तेफाक है कि जब तक वहां पे हाजियों के लिए मुस्तकिल तौर पर इंतजाम नहीं किए जाएंगे तब तक ये जो हज में करप्शन की बात है या हज में बददुनियावी की बात है और हाजियों को जो शिकायत रहती है अपने कमरों से, अपने बिल्डिंग से, वो दूर नहीं होगी। शब्बी साहब का बिल्कुल साफ ये कहना है कि हज तो ताक़यामत रहना है, तो इसके लिए पूरे इंतजाम होने चाहिए, साल दर साल की बिना पे नहीं होने चाहिए। इस मामले में एक पेशरफ्त अच्छी हुई थी 2012 में, जब ये प्रपोजल आया था कॉन्स्टिट्यूशनल फैज अहमद किदवई की तरफ से कि वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, हज कॉम्प्लेक्स। उसके ऊपर सरकार में कुछ पेशरफ्त हुई है। उम्मीद करते हैं कि उसको जल्द से जल्द सरकार, वो भी एक करप्शन का अड्डा है कि वो भी एक करप्शन का अड्डा बन जाएगा। जो भी उसको 10 साल के लिए लेगा वो कमीशन का कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां पे कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि 10, 20, 25 साल तक के लिए वहां पे बिल्डिंग्स अपनी हो जाएं और एक तरह की बिल्डिंग होंगी तो लोगों को शिकायत नहीं होगी। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। एक बात खुली बहस पे फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें SamayLive.com। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।